हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड की कंप्लीट कोर्स को एक क्रैश कोर्स की तरह से आपको वीडियोस प्रोवाइड करा करके मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। जितने भी 6 पेपर है उन सारे पेपर पे मैं एक 1 बाय 1 करके डिस्कस कर रहा हूँ। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जो बीएड का चौथा पेपर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इसमें से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको भी डिस्कस कर रहे हैं और जो पूरा जो सिलेबस है आपका उसको पूरी तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अभी आपको भी पता है कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का जो फर्स्ट यूनिट है इस लेक्चर के साथ में कंप्लीट हो जाएगा और फर्स्ट यूनिट को हम पूरी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, यहां पर जो आज का टॉपिक होगा ये देख सकते हैं आप। पहले आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका डेवलप स्ट्रेटेजीज फॉर यूजिंग ओरल लैंग्वेज इन द क्लासरूम टू प्रमोट लर्निंग इन द सब्जेक्ट एरिया। टू प्रमोट लर्निंग इन द सब्जेक्ट एरिया। ठीक है, इसको हिंदी में कैसे समझेंगे? विषय क्षेत्र में अधिगम कक्ष में प्रोन्नत करने के लिए मौखिक भाषा का उपयोग हेतु व्यूह रचनाएं विकसित करना। व्यूह रचना मतलब होता है स्ट्रैटेजी। ठीक है, इसको अब आप कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर समझिए। कहने का मतलब है कि कौन से ऐसे स्ट्रैटेजीज अपनाई जा सकती है जिससे कि ओरल लैंग्वेज के थ्रू से हम क्या कर सके, सब्जेक्ट एरिया को, लर्निंग सब्जेक्ट एरिया में, किसी भी सब्जेक्ट एरिया में लर्निंग को क्या कर सके, हम सीख सके, अधिगम को प्रभावित तरीके से प्रमोट लर्निंग इन द सब्जेक्ट एरिया। किसी भी सब्जेक्ट एरिया में हम लर्निंग को क्या कर सके, अधिगम को क्या कर सके, प्रमोट कर सके, प्रोन्नत कर सके, विकसित कर सके। ठीक है, इतना समझ में आया। और मैं एक चीज आपको बताता चलूं कि अभी के शिक्षा जगत में आपको पता है कि बहुत सारी एक्सचेंजिंग आ रही है, बहुत सारा मैनिपुलेशन किया जा रहा है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन बदले जा रहे हैं और वो रूल रेगुलेशन आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जैसे कि अभी के अभी क्या कहते हैं कि आपका शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि टेट के जो वैधता होगी वो लाइफ टाइम कर दिया गया है। तो इस बिहार पर और अभी जो वैकेंसीज है वो बहुत सारी वैकेंसीज भी आनी है, क्योंकि पिछले 10 सालों से बिहार झारखंड कहीं पर भी वैकेंसी नहीं आई है। तो अभी जो है जुलाई अगस्त सितंबर तक में आपका जो है सीटेट का फॉर्म भी फिलअप होगा। इसीलिए मैं आपको क्या करता हूं, पॉइंट आउट करता रहता हूं कि देखो, आप जो भी चीजें पढ़ो आप कॉन्सेप्ट के बिहार पर पढ़ो, चीजों को समझ करके पढ़ो और वही कॉन्सेप्ट के बिहार पर मैं आपको यहां सारे लेक्चर प्रोवाइड करवाता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। आपके एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए आप 110% आप क्या करो, आप अटेम्प्ट करके आ सको और जितने भी कंपटीशन के पेपर होते हैं इसी कॉन्सेप्ट के बिहार पर आप उसको क्लियर कर सकते हो। मैं कॉन्सेप्ट पर इसलिए ध्यान देता हूं कि अभी जो आप क्वेश्चन बनाया जाएगा, जब लाइफ टाइम आपका वैलिडिटी कर दिया जाता है आपका टेट का, तो आप ये समझिए कि उसका जो मेथड होगा, उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी बहुत हार्ड होगा, वो भी बहुत डीप होगा। इसीलिए आप अगर कॉन्सेप्ट के बिहार पर इस चीज को समझोगे तो आपके लिए एग्जाम क्रैक करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अब आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन जो है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस तरीके से डिस्कस किया जाएगा। देखिए, इसको आप समझिए कॉन्सेप्ट के बिहार पर कि अधिगम को कक्ष में किसी भी विषय क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए एवं मौखिक भाषा का उपयोग करने के लिए किसका, स्ट्रैटेजीज यानी व्यूह रचनाओं की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है और इन व्यूह रचनाओं को अपनाकर किसी विशेष क्षेत्र में अपने बोध को यानी कि अपने नॉलेज को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कक्ष में क्या कहते हैं कि इफेक्टिव संप्रेषण को अपना करके, उसके बाद है प्रश्न उत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर मेथड को अपना करके, है ना, वाद विवाद यानी कि डिस्कशन करके, उसके बाद सेमिनार अपना करके, परिचर्चा अपना करके, है ना, परिचर्चा आदि वो स्ट्रैटेजीज है जिसका विकास करके छात्रों के कक्ष में अधिगम को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये जो है आपका प्रमोट किया जा सकता है, अधिगम को प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आप इसको ये समझिए। देखिए, स्ट्रेटेजीज फॉर यूज ऑफ ओरल लैंग्वेज इन क्लासरूम। ठीक है, ओरल लैंग्वेज के बारे में बता दिया मैंने। मौखिक क्या कहते हैं, मौखिक जो भाषा होती है वो किस तरीके से अपना करके, यूज करके आप क्या कर सकते हो, लर्निंग। देखिए, प्रमोट लर्निंग इन द सब्जेक्ट एरिया। किसी भी सब्जेक्ट एरिया में लर्निंग को क्या कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। तो वो कौन कौन से स्ट्रैटेजीज है कि उस स्ट्रैटेजीज को अपना करके किसी भी सब्जेक्ट एरिया में लर्निंग को प्रमोट कर सकते हो, प्रोन्नत कर सकते हो, वो कौन कौन सा स्ट्रैटेजीज है। देखिए, यहां पर मैंने 10 स्ट्रैटेजीज आपको बताया है। ये 10 जो स्ट्रैटेजीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंपलसरी है। देखिए, यहां पर जो पहला जो आपका स्ट्रैटेजीज होगा, पहला स्ट्रैटेजी यानी कि पहला जो व्यूह रचना होगी वो पहला क्या होगा आपका, यूज ऑफ मैच्योर वोकैबुलरी।
ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, समृद्ध शब्दावली का प्रयोग, समृद्ध शब्दावली का प्रयोग। ठीक है, ये देखिए यहां पर वोकेबलरी जो पहला इसमें इसको समझिए। देखिए वोकेबलरी कहने का मतलब इनका क्या है, वोकेबलरी कहने का इनका मतलब ये है कि कक्ष में मौखिक भाषा का उपयोग करने के लिए मैच्योर वोकेबलरी का होना बहुत जरूरी है। वोकेबलरी का मतलब ये होता है कि शब्द भंडार उसका कितना है, राज्य भाषा के लेवल पर उसको उपयोगी माना जा सकता है कि नहीं, शब्दकोश उसमें कितनी तरह की अप्लाई की जा रही है, ये सारी चीजें जो है पहला पॉइंट में डिस्कस किया जाता है। इस पहला पॉइंट में यानी कि वोकेबलरी में चार टाइप ठीक है, इसमें कितने तरह की बातें की जाती है, इसमें 4 टाइप की बातें की जाती है। पहला होता है आपका साइंटिफिक स्क्रिप्ट यानी कि वैज्ञानिक लिपि, दूसरा होता है सिंपल सेंटेक्स यानी कि सरल वाक्य, और तीसरा होता है प्योर स्पेलिंग यानी कि शुद्ध वर्तनी, और चौथा होता है आपका क्या कहते हैं नेचुरलनेस यानी कि स्वाभाविकता। कहने का मतलब है कि साइंटिफिक स्क्रिप्ट आपको पता है वोकेबलरी के अकॉर्डिंग 3-4 चीजों को ध्यान रखना जरूरी होता है। देखिए आपकी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में उतनी ज्यादा वोकेबलरी है कि नहीं, हिंदी भाषा राज्य लेवल पर उपयोग किया जा सकता है कि नहीं, हिंदी भाषा की जो स्क्रिप्ट है उसको अपनाया जा सकता है कि नहीं, उसके हिंदी भाषा के स्क्रिप्ट में वो सारी बातें हैं जो वो सारी बातें उसमें अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं, ये सारी चीजें देखा जाता है। स्क्रिप्ट आप जानते हैं, स्क्रिप्ट अगर मैं बोलूं तो स्क्रिप्ट 2-3 स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि फेमस है, जैसे कि रोमन स्क्रिप्ट, फारसी स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट, इन सारे स्क्रिप्ट को अपना क्या कहते हैं जो हिंदी का स्क्रिप्ट होता है, ये देखा जाता है कि अपनी स्क्रिप्ट में अपनी सारी बात को आप बोल सकते हो कि नहीं। ठीक है, ये पहला होता है यानी कि वोकेबलरी को डेवलप करना। पहला जो स्ट्रैटेजी होगा क्या होगा कि वोकेबलरी को डेवलप करना, और किस तरीके से साइंटिफिकली तरीके से उसको डेवलप करना, सरल वाक्य के तरीके से, शुद्ध वर्तनी के तरीके से, और क्या है स्वाभाविकता के तरीके से यानी कि नेचुरलनेस तरीके से चीजों को अप्लाई करना है। दूसरा जो स्ट्रैटेजी होगा किसके लिए, प्रमोट लर्निंग सब्जेक्ट एरिया के लिए जो दूसरा स्ट्रैटेजी होगा वो होगा आपका डिस्कस आर ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, डिस्कशन आर ग्रुप डिस्कशन यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, परिचर्चा अथवा समूह चर्चा, है ना। ठीक है, इसको किस तरीके से बोल सकते हैं कि अधिगम को प्रमोट करने के लिए डिस्कशन अहम स्ट्रैटेजीज है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज है। यानी कि डिस्कशन, जैसे कि आप बच्चा जो है, टीचर जो है पढ़ाने के लिए जाता है क्लास में, तो वो जब पढ़ाना स्टार्ट करता है तो वो क्या है, अगर लेक्चर मेथड, अगर प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी लेवल पे पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो अगर लेक्चर मेथड अप्लाई करते हो तो बच्चा बहुत ज्यादा नहीं सीखता है। अगर आप डिस्कशन मेथड अप्लाई करते हो तो क्या होता है आपका, प्रमोट लर्निंग इन द सब्जेक्ट एरिया, किसी भी सब्जेक्ट एरिया को डिस्कशन मेथड से क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। तीसरा होता है आपका क्वेश्चन एंड आंसर पॉलिसी यानी कि प्रश्न उत्तर नीति। प्रश्न उत्तर नीति में कक्ष में अधिगम को क्या कर सकते हैं, अधिगम को प्रमोट करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड अपना सकते हैं। क्योंकि बच्चा को जब आप उस क्वेश्चन आंसर के मेथड से पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, तो बच्चा आपके साथ में मिलजुल करके क्या करेगा, प्रमोट लर्निंग यानी कि अधिगम को विकसित करेगा। ठीक है, चौथा होता है आपका एग्जाम्पल टेक्निक, उदाहरण परविधि। क्या बोलेंगे हिंदी में, उदाहरण परविधि। उदाहरण परविधि में क्या होता है, सपोज दैट कि आपने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की क्या कहते हैं कि सभ्यता पढ़ाया, या फिर मिडिल हिस्ट्री पढ़ाया, या फिर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया, तो ये जो सारी हिस्ट्रियां हैं, इन सारे हिस्ट्री को पढ़ाते समय में आपने क्या किया, इनका जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को आपने अभी के टाइम के अकॉर्डिंग आपने दे दिया। तो वो सारे एग्जाम्पल को बच्चों ने क्या है, अच्छे तरीके से सीख लिया, अच्छे तरीके से समझ लिया। उसके बाद में आपका जो 5वां पॉइंट होता है, ये होता है एक्सप्लेनेशन टेक्निक, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, व्याख्या परविधि। आपने कोई भी चैप्टर पढ़ाया, कोई भी कहानी पढ़ाया, ठीक है, आप अगर किताबी नॉलेज से आप बढ़ेंगे तो वो चीजें आप बच्चा जो है नहीं समझ पाएगा। आप क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन टेक्निक यानी कि हर पॉइंट को, हर एलिमेंट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते चले जाएंगे अपनी भाषा में, सरल भाषा में, तो बच्चा उसको बहुत अच्छे तरीके से गेन कर पाएगा। उसके बाद जो छठा पॉइंट होता है वो होता है आपका एक्सपोजिशन टेक्निक यानी कि स्पष्टीकरण पर विधि। स्पष्टीकरण का मतलब ये होता है, जैसे कि आपने हिस्ट्री को पढ़ाना शुरू किया या ज्योग्राफी को पढ़ाना शुरू किया, तो ज्योग्राफी या फिर सोशल साइंस को पढ़ाना शुरू किया, तो सोशल साइंस में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि ज्योग्राफी आ गया, जैसे कि समाज शास्त्र आ गया, सिविक्स आ गया। तो आप जब इन सारे तीनों सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो तो तीनों सब्जेक्ट को आपको स्पष्टीकरण करना जरूरी है कि ये वाला जो एलिमेंट है क्या कहते हैं कि ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, ये वाला जो एलिमेंट है ये जो है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। ये स्पष्टीकरण करना जरूरी है, तभी क्या हो पाएगा, प्रमोट लर्निंग इन द सब्जेक्ट एरिया। किसी भी सब्जेक्ट एरिया में प्रमोट तभी हो पाएगा
जब क्या कहते हैं एक्सपोजिशन टेक्निक को अपनाया जाएगा। उसके बाद जो सातवां होता है वो होता है आपका नरेशन टेक्निक। नरेशन टेक्निक को क्या बोलते हैं? विवरण पर विधि, है ना, जिसको उर्दू में क्या बोलेंगे? तर्जुमा करके, यानी ट्रांसलेट करके किसी चीज को पढ़ाना। जैसे कि आप ही का क्लास है, आज की डेट में जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है बच्चों के साथ में वो क्या होता है? वो होता है ट्रांसलेशन का। हिंदी के बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश में समझ नहीं पाते, इंग्लिश वाले बच्चे जो होते हैं हिंदी में समझ नहीं पाते। तो टीचर को क्या चाहिए कि जितनी आवश्यकता है उतना जो है बच्चों को ट्रांसलेट करके बताता चले, ठीक है ना, ज्यादा नहीं। ज्यादा अगर हो गया तो ट्रांसलेट की क्लास हो जाएगी। जितनी बच्चों को आवश्यकता है नरेशन की, नरेट करने की, उसको नरेट करता रहे, यानी कि वो क्या करता रहे? विवरण करता रहे, नरेट करता रहे। इस टेक्निक से भी अपना जो है क्या कर सकता है? टीचर प्रमोट कर सकता है लर्निंग सब्जेक्ट एरिया में, ठीक है, नरेशन को। और नरेट में ये बात ध्यान रखें कि नरेशन करते हुए, विवरण करते समय सरल भाषा का यूज करे, बहुत इजी लैंग्वेज का यूज करे। ये बहुत जरूरी है ताकि बच्चा उसको बहुत इजीली गेन कर सके। आठवां पॉइंट होता है आपका डिस्क्रिप्शन टेक्निक, यानी कि वर्णन विधि, यानी कि किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना। कोई भी पॉइंट उठाया, कोई भी चैप्टर उठाया, कोई भी कहानी स्टोरी उठाया, उसको क्या करते चले गए? डिस्क्रिप्ट करते चले गए, यानी कि वर्णन करते चले गए, बोलते चले गए, है ना। ऐसा नहीं है कि किताब लाए पढ़ाने के लिए और बच्चों को दे दिया कि बच्चों तुम इसका क्या कहते हैं कि पढ़ करके बताओ, ऐसा नहीं है। आप कोई भी चैप्टर उठाए, कोई भी लेसन उठाया, आपने क्या किया? उसका लेसन प्लान बनाकर लाए और उसको क्या करने लगे? डिस्क्रिप्ट करने लग गए, यानी कि पढ़ने लग गए, जोर जोर से बताने लग गए, जोर जोर से। तो इस विधि से भी लर्निंग को क्या किया जा सकता है? प्रोन्नत किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है। नवा पॉइंट होता है स्टोरी टेलिंग टेक्निक। स्टोरी टेलिंग टेक्निक में क्या मतलब होता है? जैसे कि आप कोई भी स्टोरी पढ़ाते हो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पढ़ाते हो, या फिर कोई भी मैथमेटिक्स पढ़ाते हो, तो कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ा रहे हो बच्चे के लिए, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजेबल होता है। तो उस कंफ्यूजन को आप किस तरीके से कहानी के वे में ढाल करके बच्चों को पढ़ाओगे कि बच्चा जो है उस कहानी के थ्रू से चीजों को याद रख सकता है, ठीक है ना। उस कहानी के थ्रू से बच्चा जो है उस चीजों को याद रख सकता है। यही वजह है कि प्राइमरी क्लासेस में आपकी जो हिस्टोरी होती है, आपके जो चैप्टर होते हैं, वो ज्यादातर क्या होता है? कहानी विधि में उसको ढाल दिया जाता है। और एक अच्छे शिक्षक की, या फिर ये कह लो कि प्रमोट लर्निंग के लिए कहानी विधि को अपनाना बहुत जरूरी होता है। यानी कहानी विधि को आप इजीली वे में ये समझो कि किसी भी चीज को, किसी भी लेसन को, किसी भी सबक को, किसी भी पाठ्य को क्या कर सकते हो आप? एक चित्र आकार को इस तरीके से बना करके समझा दोगे कि बच्चा जो है आगे की डेट में उसको भूलेगा नहीं, ठीक है। 9वां पॉइंट हो गया। और 10वां पॉइंट है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको पता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। कुछ टीचर्स के जो है कम्युनिकेशन ही अच्छे नहीं होते हैं, कुछ टीचर जो है अपने आप में ही क्या कहते हैं, अपनी दुनिया में ही डूबे रहते हैं। तो कम्युनिकेशन आई कांटेक्ट के साथ में, जैसे कि प्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस में मैंने बताया था, है ना, अंतःक्रिया में मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन के लिए आई कांटेक्ट होना जरूरी है, आपको अपने सब्जेक्ट पर मास्टरी होना जरूरी है। तो ये कम्युनिकेशन जो होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना जरूरी है, किसके लिए? प्रमोट लर्निंग के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से सारी वीडियोस आपको अब क्या कहते हैं कि दिया जाता रहेगा। और जिस तरह से भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो कैसी लगी, अगर आपके लिए ये हेल्पफुल है तो दूसरे भाइयों के साथ भी शेयर कीजिएगा इसको। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।